किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राजील के 5 दिवसीय दौरे पर। सोया उत्पादन और कृषि के मशीनीकरण पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के 45 गन्ना उत्पादक जिलों में मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। कार्यक्रम का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, लागत घटाना और कृषकों की आमदनी में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से अब जापान के लिए आमों के निर्यात का रास्ता हुआ साफ। जापानी सरकार के MAFF ऑर्गेनाइजेशन व एपिडा के सहयोग से इंटीग्रेटेड मैंगो पैक हाउस का सफल ट्रायल। खारे पानी वाले क्षेत्रों में मछली पालन और झींगा पालन को दिया जा रहा है बढ़ावा। हरियाणा के कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने सैमग्रस्त जमीन के सर्वे के दिए निर्देश। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाएं और बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी। तो वहीं हिमाचल और शिमला में तेज तूफान से हुआ भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों ब्राजील के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने ब्राजील के कारोबारी समुदाय के साथ बैठक की। इस दौरान सोया उत्पादन और कृषि के मशीनीकरण पर चर्चा हुई। साओ पाउलो में शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शोभन सक्सेना ने। आपने आज यहाँ के व्यापारी समुदाय के साथ बात की, कैसी बातचीत रही? यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से, जिसमें कई प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थे, अभियोगों जैसे, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। भारत और ब्राजील दोनों मित्र राष्ट्र हैं और जहां तक कृषि का सवाल है, भारत में आज भी 45% जनता खेती के काम में लगी है और कृषि ब्राजील की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। दोनों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कई क्षेत्रों में पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन उस काम को और आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। विशेषकर ब्राजील पहले अपनी खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था, लेकिन पिछले दिनों कुछ वर्षों में ब्राजील ने न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया के कई देशों को वो अब निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। भारत की खेती भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसलिए दोनों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उनको आज हमने तलाशा। अब जैसे सोयाबीन का उत्पादन यहां बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले, तो भारत में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन केवल नहीं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सर, अन्न सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल दुनिया में। इस क्षेत्र में भारत और ब्राजील कैसे सहयोग कर सकते हैं? ये भारत ने पहले ही कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए तो चिंतित हैं ही, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। दुनिया के कई देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत और ब्राजील दोनों मिलकर पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं और इसलिए दोनों में सहयोग होगा। रिसर्च के क्षेत्र में भी, अनुसंधान के क्षेत्र में भी, मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में भी, अच्छे बीज निर्माण के क्षेत्र में भी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी, इथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी हम पर्यावरण भी बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। उस पर भी हम आपस में सहयोग करेंगे। तो डीडी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा से अब जापान के लिए भी आमों के निर्यात का रास्ता साफ हो गया है।
जापानी सरकार के MAFF ऑर्गेनाइजेशन व एपिडा के सहयोग से अमरोहा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची जापान की टीम द्वारा इंटीग्रेटेड मैंगो पैक हाउस में किए गए दोनों ट्रायल सफल हो गए हैं। टीम द्वारा मशीन का आम पर किया गया ट्रायल सफल रहा, जबकि टीम द्वारा इससे पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट यूनिट के सेंसर कैलिब्रेशन को परखा गया था। गौरतलब है कि अमरोहा में आमों के अत्यधिक उत्पादन के चलते सरकार द्वारा विगत वर्ष मंडी समिति में इंटीग्रेटेड मैंगो पैक हाउस की स्थापना की गई थी और इससे विदेशों में आम निर्यात के लिए आसानी हो गई है और इसके चलते खाड़ी देशों में आमों का निर्यात शुरू हो गया है। अमरोहा में आम का क्षेत्रफल 12,000 हेक्टेयर से अधिक है और पिछले वर्ष आम का उत्पादन 2,05,560 मीट्रिक टन हुआ था। अमरोहा मंडी समिति के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि जापान की टीम द्वारा मैंगो हाउस में किए गए दोनों ट्रायल सफल रहे हैं। अब शीघ्र ही ट्रायल का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और इसके बाद जापान को आमों का निर्यात शुरू हो जाएगा। जापान का जो डेलीगेशन आया है उसने फर्स्ट डे हमारे यहाँ पे जो है सेंसर कैलिब्रेशन करा है, हमारी मशीन को टेस्ट करा है, जो हमारे मंडी परिसर में मशीन स्टेब्लिश है, BST इक्विपमेंट्स को टेस्ट करा है, वो कि फर्स्ट डे बिल्कुल ठीक गया, जापानीज लोग खुश थे। देन सेकंड डे हमने जो है जो हमने अभी आंध्र प्रदेश से आम मंगाया है बैगनपल्ली, उस पर टेस्ट हुआ है और वो टेस्ट भी सफल रहा है। जल्दी ही हमें एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जापान से आ जाएगा। उसके आने के पश्चात हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए अपने पैक हाउस को खोल देंगे, यहाँ से सारा माल वो जापानीज भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अमरोहा में जो मैंगो पैक हाउस है वो हमारे पूरी अमरोहा बेल्ट जो है मैंगो पैक हाउस के लिए ही है। अमरोहा, हसनपुर, पूरी तहसील में मैंगो ही होते हैं, यहाँ पे लंगड़ा और चौसा रहता है। गत वर्ष जो है डेलीगेशन जो आए थे यहाँ से, हमने दुबई को लगभग 7 कंटेनर भेज चुके हैं दुबई को। हमारे यहाँ से चिली जा चुकी है दुबई के लिए, फिर से एक एक्सपोर्टर आ रहे हैं, चिली भेजेंगे सकते हैं हम। तो चिली, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ मैंगो एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल। उत्तर प्रदेश के 45 गन्ना उत्पादक जिलों में मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, लागत घटाना और कृषकों की आमदनी में सुधार करना है। गाजियाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, जिसमें विभागीय योजनाओं, उन्नत गन्ना किस्मों की पहचान व गुणवत्ता, सह फसली खेती इत्यादि की जानकारी दी जा रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और गन्ना किसानों की आमदनी में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 45 गन्ना उत्पादक जिलों में मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। गाजियाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में भी ऐसा ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 152 गन्ना विकास परिषदों में प्रगतिशील किसानों, विभागीय गन्ना पर्यवेक्षकों, चीनी मिल कार्मिकों में से योग्य व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयनित किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स को 3 दिन की विस्तृत ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्हें विभागीय योजनाओं, उन्नत गन्ना किस्मों की पहचान और गुणवत्ता, सहफसली खेती, ड्रिप सिंचाई, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, बीज उपचार और भूमि उपचार का महत्व और विधियां, गन्ने में लगने वाले रोग और कीट की पहचान, नियंत्रण और बचाव, गन्ने की प्राकृतिक खेती, महत्व और विधियों आदि से संबंधित बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर्स अपने अपने क्षेत्र में विभागीय देखरेख में गन्ना किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 17/4/25 से 19/4/25 तक हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो किसानों के सामने आने वाली परेशानियां हैं या उनकी ज़रूरी बातें हैं, उनको सिखाने के लिए। और इसी चीज़ को हम यहाँ से सीख करके अपने न्याय पंचायत स्तर पर हम जाएंगे गांव में और किसानों को इस चीज़ का लाभ पहुँचाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनको बताएंगे, जिससे किसान इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स, तो आप मास्टर बनने जा रहे हैं। जितनी देर या जितने घंटे ट्रेनिंग में रहें, हर आदमी की बात ध्यान से सुने, उसमें अपने सवाल बनाएं और
जब गन्ने के ऊपर सारी आर्थिक व्यवस्था आपके इलाके की आधारित है और आप उसके एक ब्लॉक के या 2 गांव या 4 गांव या 6 गांव जिसकी जैसा भी और शुगर मिल के एरिया अलग अलग है, आप लोगों को अलॉटेड होते हैं, तो उसमें आप किसान की सारी मतलब आप उसके जीवन से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गन्ना विशेष योजना प्रशिक्षण चलाया गया है और जिसको मतलब मैंने यहाँ पे किसानों को अपने को सुना और सुनने के बाद में जो उनके मन में एक खुशी का माहौल, एक सकारात्मक ऊर्जा जैसी उनके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विषय विशेषज्ञों और मास्टर ट्रेनर्स को विस्तृत प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह निर्धारित की गई है, जिसमें न्याय पंचायत को इकाई मानकर न्याय पंचायतवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 50 कृषक शामिल किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम निकटतम कृषि विज्ञान केंद्रों, गन्ना शोध संस्थानों, गन्ना किसान संस्थानों पर और स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन लेने वाले गन्ना किसानों के खेत के आसपास आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों को प्रशिक्षण स्थल तक आवागमन में आसानी हो। मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है गन्ना किसानों के लिए, जिसके बारे में जानकार बताते हैं कि गन्ना किसानों के लिए ये काफ़ी कारआमद साबित होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग लेकर अपने अपने इलाकों में जाएं और तमाम गन्ना किसानों को इसके बारे में जानकारी दें और गन्ना किसान भी इससे लाभ उठाएं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और किसान सहमग्रस्त या खारे पानी वाली भूमि से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार द्वारा सहमग्रस्त या खारे पानी वाले क्षेत्रों में मछली पालन और झींगा पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि, किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार सहमग्रस्त जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए गंभीरता के साथ प्रयासरत है और अनुदान आधारित योजनाएं बनाकर लागू कर रही है। कृषि मंत्री ने 16 अप्रैल को झज्जर जिले में खेती किसानी से जुड़े विभागीय अधिकारी, जागरूक किसानों व मत्स्य पालकों की साझा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को झज्जर जिले में सहमग्रस्त जमीन का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले में 1,86,925 एकड़ भूमि सहमग्रस्त है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम से कम 10,000 एकड़ भूमि को सहमग्रस्त से मुक्त करने का लक्ष्य पूरा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि सहमग्रस्त जमीन से निकले खारे पानी को मछली पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। जहां पर सहमग्रस्त भूमि है उसके पास ही तालाब खोदकर मत्स्य पालन शुरू किया जा सकता है। झींगा मछली के लिए खारा पानी सबसे बेहतर माना गया है और इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान आधारित योजनाएं बनाकर लागू की गई हैं। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश ही नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। हिमाचल के कई जिलों में तेज तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शिमला में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही कई जगहों पर लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके अलावा कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, चंबा समेत कई जिलों में तूफान का असर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। जहां पहले गर्मी बढ़ रही थी, वहीं बुधवार देर रात से अचानक मौसम बदल गया और कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। कई घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से ऊना और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया।
जिसने शिमला, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर समेत कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। और रात को बहुत बारिश तेज से आया और तूफान भी आया है। ये रात को तूफान आया सर, भयंकर तूफान आया, तूफान में गिर गया। तो अभी दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही है। सुबह भी दिक्कत हुई, ऊपर बाइक से आ रहे थे, उधर दिक्कत हो रही थी, टहनियाँ बहुत गिरी थी उधर। तूफान 11:25 आया था रात को। अंधड़ के साथ साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने कहर को और बढ़ा दिया। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई और कई जगहों पर कटाई के लिए रखी फसल भीग गई। सेब की बागवानी में फूलों और आम की बोर को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। राजधानी शिमला में भी देर रात तेज हवाओं ने कहर ढाया। कई मकानों की टीन की छतें उड़ गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। कल रात काफी जो है इलाकों में बारिश जो है, तूफान और साथ में ओलावृष्टि हुई है। कई जगह पे तूफान के कारण काफी पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों को भी बाधित किया है और इससे काफी नुकसान हुआ है। जहां निचले क्षेत्र में जो फसल है गेहूं की, उसका नुकसान है और हमारे जो जहाँ पर ये फ्रूट्स का आजकल फुल फ्लावरिंग है, इसके ऊपर भी बहुत जो है असर पड़ा है। तो अब इसका मूल्यांकन करना है। अभी मैं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनको जो है निर्देश दे रहा हूँ कि इसका मूल्यांकन करके कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। 18 और 19 अप्रैल को 6 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम देखकर ही यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मिला जुला रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। 16 अप्रैल को यहां मक्का का भाव रहा 2,850 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 25 रुपए बढ़कर 2,875 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की जम्मूसर मंडी में मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 16 अप्रैल को मक्का का भाव 2,100 रुपए रहा, जो 17 अप्रैल को 100 रुपए टूटकर 2,000 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 17 अप्रैल को मक्का का भाव 10 रुपए की छलांग लगाकर 1,990 रुपए से 2,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को मक्का की खरीद बिना किसी फेरबदल के 2,350 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में तेजी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 248,11,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 222,45,000 टन की पैदावार की तुलना में अधिक है। मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का MSP साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 16 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 75 रुपए की तेजी के बाद 4,475 रुपए हो गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 16 अप्रैल को इसका भाव रहा 4,105 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 50 रुपए टूटकर 4,055 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी सोयाबीन के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां 17 अप्रैल को इसका भाव 140 रुपए टूटकर 4,435 रुपए से 4,295 रुपए के स्तर पर आ गया।
जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को सोयाबीन का भाव 4,500 रुपए पर टिका रहा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को साल 2024-25 के कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,32,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय कद्दू और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सोयाबीन की बुवाई भी की जा सकती है। असम में इस समय तिल और मक्के की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान जूट की विभिन्न किस्मों की बुवाई जारी रखें। वहीं यहाँ के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान आहू धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान केला, अदरक, हल्दी और पपीते के पौधे लगाना जारी रखें। असम में इस समय नींबू की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मेघालय के किसान टमाटर को हवा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए टमाटर के पौधों को सहारा प्रदान करें। मिजोरम के किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 6 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। नागालैंड के किसान लहसुन, मटर, गोभी, केले और सुपारी की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांस के खंभों से सहारा दें। त्रिपुरा में किसान खड़ी फसलों को हवा के नुकसान से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ इस समय बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके।
मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।